नील तोता, जिसे जंगल में हर कोई नीलकंठ कहकर पुकारता था, अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए मशहूर था। उसकी चमकदार नीली पंखों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। वह हर सुबह नदी के किनारे बैठकर खुद से बातें किया करता था। काश मेरे पास ऐसा कोई जादू होता जिससे मैं पूरी दुनिया देख पाता। एक दिन नीलकंठ को एक बूढ़ी उल्लू मिली। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने कहा, नीलकंठ, तुम्हारी आंखों में जिज्ञासा है। क्या तुम सच में दुनिया देखना चाहते हो? नीलकंठ ने झट से जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन मैं उड़ते उड़ते थक जाता हूँ। कोई उपाय हो तो बताओ। बूढ़ी उल्लू मुस्कुराई और बोली, जंगल के दूसरे छोर पर एक जादुई पेड़ है। उसकी शाखाओं पर एक सुनहरा पंख है। उसे पहनते ही तुम बिना थके उड़ सकते हो और जहां चाहो जा सकते हो। लेकिन याद रखना, उस पंख के साथ लोभ मत करना। नीलकंठ ने उल्लू की बातों को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन जादुई पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। घने जंगलों, पहाड़ों और धाराओं को पार करते हुए वो आखिरकार उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की शाखा पर चमचमाता हुआ एक सुनहरा पंख लटक रहा था। पंख को देखते ही नीलकंठ की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने पंख को छुआ, उसे ऐसा लगा कि उसकी ऊर्जा दोगुनी हो गई है। वो पंख को पहनते ही आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। अब नीलकंठ हर दिन नए नए जगहों की सैर करता। बर्फ से ढकी चोटियां, नीले समंदर और रेगिस्तान की सुनहरी रेत, हर जगह उसकी उड़ान होती। पक्षियों के बीच उसकी चर्चाएं बढ़ने लगी। एक दिन जंगल के राजा बाज ने उसे बुलाया और पूछा, नीलकंठ, तुम्हारे पास ये अद्भुत शक्ति कहाँ से आई? नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरी मेहनत का फल है राजा बाज। धीरे धीरे नीलकंठ अपनी नई शक्ति को लेकर घमंडी हो गया। वो बाकी पक्षियों को छोटा समझने लगा। जब एक गोरिया ने उसे अपनी मदद मांगी तो उसने कहा, तुम जैसे साधारण पक्षी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन नीलकंठ की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन नीलकंठ ने सोचा, इस पंख से मैं सिर्फ उड़ ही क्यों सकता हूँ? क्यों ना मैं इसे बेचकर धनवान बन जाऊं? उसने जादुई पंख को एक इंसानी बाजार में ले जाने की योजना बनाई। जैसे ही वो पंख को उतारने की कोशिश करता है, पंख अचानक से चमकने लगता है। बूढ़ी उल्लू की आवाज गूंजती है, नीलकंठ, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लोभ मत करना। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक जादुई पंख नीलकंठ के शरीर से गायब हो गया। वो फिर से साधारण तोता बन गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। नीलकंठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस जंगल लौट आया। नीलकंठ ने अपनी व्यवहार को बदलने का फैसला किया। उसने सभी पक्षियों से माफी मांगी और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। नीलकंठ ने समझ लिया कि असली खुशी ताकत में नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और संतोष में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि लालच और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें जो मिला है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीकू के 3 बच्चे भूखे थे। उनकी माँ चूड़ी बेचने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। मीकू चिड़िया बहुत गरीब थी। वो चूड़ी बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। हे भगवान, बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? मुझे जल्दी अपने बच्चों के पास जाना है। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। वो भूखे बैठे होंगे। आज तो मेरी चूड़ी भी नहीं बिकी। मैं घर जाकर उन्हें क्या खाने को दूंगी। उधर मीकू चिड़िया के बच्चे अपने माँ के आने का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी माँ जल्दी आएंगी और उनके लिए खाना लेकर आएंगी। गीता दीदी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। माँ कब आएंगी? राधा, माँ खाना लेकर आ रही होगी। बारिश हो रही है ना, रास्ते में कहीं रुक गई होंगी। रुक, मैं थोड़ी बारिश के पानी लाती हूँ। हम उस पानी को पीकर अपना पेट भर लेंगे। गीता उन तीनों में सबसे बड़ी थी और होशियार भी थी। वो हिम्मत दिखाकर बाहर गई और बारिश की पानी इकट्ठा करके अपने भाई बहनों के लिए लेकर आई। और उन्होंने बारिश की पानी पीकर अपनी भूख मिटाई और अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगे। उधर भारी बारिश के कारण
मीकू चिड़िया अभी भी उस पेड़ पर बैठी हुई थी। वो उड़ नहीं पा रही थी। कालू कौवा पास के पेड़ पर बैठा हुआ था। वो मीकू चिड़िया के पास आकर बोला, अरे मीकू, तुम अभी तक यहाँ हो? तुम अभी तक घर नहीं गई? बच्चे घर अकेले होंगे, बच्चे डर रहे होंगे। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे मेरी बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं? बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं उड़ नहीं पा रही। मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे, वो सुबह से कुछ नहीं खाए होंगे। मुझे ये भी चिंता हो रही है कि आज मैं घर जाकर अपने बच्चों को खाना कहाँ से ला कर दूंगी। क्यों, क्या हुआ? आज तुम्हारी चूड़ी नहीं बिके क्या? नहीं कालू भैया, बारिश के कारण सभी पक्षी घर पर हैं, इसलिए आज मेरी चूड़ी नहीं बिके और मेरे पास बच्चों के लिए खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मीकू, तुम चिंता मत करो। मेरे पास गेहूं के कुछ दाने हैं, इसे अपने बच्चों के लिए ले जाओ। मीकू चिड़िया और कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों से बाहर आने लगे। मीकू अपने घर की ओर जाने लगती है और जब वो उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर टूटकर गिर गया है और उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमारा घर कैसे गिर गया? हाँ माँ, बारिश के कारण हमारा घर टूट गया। हम तुम्हारा बहुत इंतजार किए। मैं बारिश में फंस गई थी। मैंने घर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण मैं उड़ नहीं सकी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मेरे लिए खाना लाए हो ना? बेटा, आज मेरा एक भी चूड़ी नहीं बिके, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं खरीद सकी। लेकिन कालू मामा मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने मुझे कुछ गेहूं के दाने दिए हैं। ये लो, तुम तीनों खा लो। वो बहुत भूखे थे और उन्होंने सारा खाना खा लिया। और मीकू मन ही मन सोचने लगती है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नया घर कैसे बनाऊंगी? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया घर बना सकूं। लेकिन बरसात के दिन है, अगर मैं घर नहीं बनाऊंगी तो बच्चे कहाँ रहेंगे? मीकू चिड़िया ऐसे ही सोच रही होती है कि उसे याद आता है कि आज उसकी चूड़ी नहीं बिके, तो वो चूड़ी से भी तो अपना घर बना सकता है। बच्चों, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हम चूड़ी का घर तो बना सकते हैं ना? चूड़ी का घर? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ बेटी, अगर हम चूड़ी बना सकते हैं तो हम चूड़ी का घर क्यों नहीं बना सकते? देखना, मैं एक सुंदर चूड़ी का घर बनाऊंगी। मीकू चिड़िया रंग बिरंगे चूड़ियों को इकट्ठा किया और सभी चूड़ियों को जोड़कर एक सुंदर घर बनाया। मीकू चिड़िया का घर बहुत सुंदर लग रहा था। माँ, हमारा घर तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये चूड़ी का घर बहुत सुंदर लग रहा है। जंगल के सभी पक्षी मीकू की चूड़ी का घर देखने के लिए आते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि चूड़ी में भी घर बनाया जा सकता है। राजू, तुम्हें पता है, मेरी माँ हमारे लिए चूड़ी का घर बनाई है और हमारा चूड़ी का घर बहुत सुंदर है। क्या चूड़ी का घर भी होता है? मैं पहली बार चूड़ी के घर के बारे में सुन रहा हूँ। मैं अपने माता पिता से कहूँगा कि वो मेरे लिए एक चूड़ी का घर बनाएंगे। राजू कौवा अपने घर जाता है और कालू कौवे को चूड़ी का घर बनाने के लिए कहता है। मीकू चिड़िया, मेरा बेटा राजू चूड़ी का घर बनाने के लिए जिद कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक चूड़ी का घर बना दोगे? हाँ, क्यों नहीं कालू भैया। आपने उस दिन मुझे गेहूं के दाने देकर मेरी मदद किए थे। मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगी। मीकू ने भी कौवे के लिए एक चूड़ी का घर बनाया। राजू कौवा अपने चूड़ी का घर देखकर बहुत खुश हुआ। पिताजी, हमारा चूड़ी का घर बहुत सुंदर है। धन्यवाद मीकू आंटी, आपने हमारे घर कितना सुंदर बनाया है। इस तरह मीकू जंगल में अपने चूड़ी वाले घर के लिए मशहूर हो जाती है और जंगल में दूसरों के लिए चूड़ी का घर बनाकर खूब पैसे कमाती है और मीकू अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगती है। सर्दी की वो कड़कड़ाती रात, जब पूरी दुनिया बर्फ में दब चुकी थी,
एक छोटा सा कबूतर नील एक ऐसा रहस्य खोजने चला जिसने उसके जीवन को बदल दिया। लेकिन क्या यह रहस्य उसे बचाएगा या और मुसीबत में डाल देगा? जानने के लिए देखें एक रोमांचक कहानी जहां साहस की परीक्षा है और हर कदम पर सस्पेंस। सर्दी का सबसे ठंडा दिन था। आसमान में बर्फ के पतले टुकड़े गिर रहे थे और हर जगह सफेदी छाई हुई थी। पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव के करीब एक बड़ा सा जंगल था। इस जंगल के पक्षी सर्दी के इस भयानक मौसम में अपने लिए गर्म जगह और खाना खोजने में व्यस्त थे। उन्हीं पक्षियों में एक छोटा और शर्मीला कबूतर था जिसका नाम नील था। नील कमजोर और डरपोक था और बाकी पक्षी उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे। एक दिन नील खाने की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में चला गया जहां बहुत कम पक्षी जाते थे। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़े कुछ अजीब चमकीले पंख पर पड़ी। वो बर्फ में ढक चुका था और उसके पास जाते ही वो चमकने लगा। पंख में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कि वो जीवित हो। नील ने धीरे से उसे उठाया और तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हें चुना गया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना ही तुम्हें विजेता बनाएगा। नील डर गया, लेकिन जिज्ञासा के कारण वो पंख को अपने पास रखकर वापस अपने घोंसले में लौट आया। अगली सुबह नील ने महसूस किया कि वो सामान्य पक्षियों से ज्यादा तेज उड़ सकता है। पंख उसे अद्भुत ताकत और गति देता था। उसने इसे छिपाकर रखा क्योंकि उसे डर था कि दूसरे पक्षी इसे उससे छीन सकते हैं। एक दिन जंगल में एक विशाल शिकारीबाज ने हमला कर दिया। सारे पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन नील ने पंख की मदद से अपनी गति का इस्तेमाल किया और बाज को चकमा दे दिया। ये पहली बार था कि जब अन्य पक्षी उसके साहस और ताकत को देखकर हैरान रह गए। जंगल के एक दूसरे पक्षी कायरन नाम के कौवे ने नील की शक्ति और लोकप्रियता देखी। वो स्वभाव से चालाक और लालची था। उसने नील की जादुई पंख का राज जान लिया और उसे पाने की योजना बनाने लगा। एक रात जब नील सो रहा था, कायरन ने चुपके से पंख चुरा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पंख को छुआ, जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई। पेड़ हिलने लगे, बर्फ के गुच्छे जमीन पर तेजी से गिरने लगे और हवा में एक डरावना गूंजने वाला शोर सुनाई दिया। अगले दिन पूरे जंगल पर सर्दियों का कहर टूट पड़ा। बर्फीली हवाओं ने भोजन को बर्फ में दबा दिया। पक्षियों का घोंसला जमने लगा। किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बीच कायरन ने पंख का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये उसके लिए काम नहीं करता था। पंख ने कायरन को चेतावनी दी, जो इस पंख का हकदार नहीं है वो इसकी शक्ति को समझ नहीं सकता। इसे वापस करो, वरना पूरी सर्दी तुम्हारे जंगल को खत्म कर देगी। कायरन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पंख को अपने पास रखा, लेकिन पंख की वजह से पूरा जंगल धीरे धीरे एक शापित सर्दियों में बदल गया। नील ने महसूस किया कि पंख की चोरी ने सर्दियों को और भयानक बना दिया है। उसने अपने दिल की बात सुनी और ठान लिया कि उसे पंख वापस लाना होगा। वो पंख की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना उल्लू मिला जो जंगल का ज्ञानी माना जाता था। उल्लू ने नील को बताया कि ये पंख एक जादुई देवी का है, जिसने इसे सर्दियों के पक्षियों के मदद के लिए बनाया था। लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला गया तो ये पूरे जंगल को बर्बाद कर सकता है। नील ने कायरन को ढूंढ निकाला और उससे पंख वापस मांगा, लेकिन कायरन ने उसे पंख देने से इनकार कर दिया। उसने नील को चुनौती दी कि अगर वो पंख को वापस लेना चाहता है तो उसे एक खतरनाक उड़ान प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। नील ने चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें दोनों को बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए एक जमी हुई झील तक पहुंचना था। नील ने अपनी ताकत और साहस से बाजी मार ली, लेकिन झील के पास पहुंचते ही कायरन का लालच उसे झील में गिरा देता है। पंख झील में गिरने वाला था, लेकिन नील ने अपने जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। झील के ऊपर एक रोशनी का गोला बना और आवाज आई, तुमने अपनी साहस और निस्वार्थता से खुद को योग्य साबित किया है।
पंख ने अपनी शक्ति से पूरे जंगल को ठंड के कहर से बचा लिया। कायरन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। नील जंगल का हीरो बन गया, लेकिन उसने पंख को देवी को वापस करने का फैसला किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक वीरता है।